अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा जो लेक्चर है, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है इसमें, तो उसको देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो अभी तक जो हमने कवर किया है इसमें, दैट इज़ हेल्थ। पहले हमने हेल्थ को अच्छे से देख लिया कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने देख ली थी, जैसे कि उसमें आता है WHO, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो इसके बाद हमने देख लिया था हाइजीन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने देख लिया था फिर हाइजीन। हमने देख लिया था हाइजीन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन क्या होता है, ठीक है। और कल वाले लेक्चर में हमने कवर किया था सैनिटेशन, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हमने सैनिटेशन को कम्प्लीटली कवर किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने कुछ मिशंस भी देख लिए थे, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हमने देख लिए थे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। छोटा टॉपिक है, इसको पहले कवर करेंगे और इसके बाद हम कुछ MCQs देख लेंगे कि जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट्स। तो अगर आप इस टर्म पर नज़र डालोगे, बायोमेडिकल, इसमें एक टर्म आती है बायो। बायो मीन्स लाइफ। लाइफ ऑलवेज पर्टिनेंट होती हैं टू सेल्स, ठीक है, सेल्स और टिश्यूज, ठीक है। और अगर आप उसके बाद देखोगे मेडिकल, मेडिकल मीन्स रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट्स या दोज वेस्ट्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यूज एंड आल्सो फ्रॉम द मेडिकल और मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट्स को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट्स क्या होते हैं। एनी वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस और पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल्स, ठीक है। ऐसा कोई भी वेस्ट जिसमें इधर इन्फेक्शियस कोई वेस्ट होगा या इन्फेक्शियस कोई मटेरियल होगा और पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल, या ऐसा कोई इन्फेक्शियस मटेरियल होगा या ऐसा कोई मटेरियल होगा जिससे इन्फेक्शन होने का क्या हो, खतरा हो, ठीक है। तो ऐसे सारे वेस्ट्स को हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। दीज वेस्ट्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो वेस्ट्स हैं, कौन से बायोमेडिकल वेस्ट्स, ये जनरेट होते हैं ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, आइदर डायग्नोसिस, मतलब जब हम किसी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, ठीक है, तो या उस वक्त ये जनरेट हो सकते हैं, कौन से बायोमेडिकल वेस्ट्स, या ट्रीटमेंट, मतलब जब हम किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो जब वहाँ पर कोई भी वेस्ट जनरेट होगा तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट ही कहलाएगा, ठीक है। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मीन्स वैक्सीनेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो जो भी वेस्ट्स इन प्रोसेस से जनरेट होते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है। मतलब जब भी हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन करेंगे किनकी, ह्यूमन्स और एनिमल्स की, तो जो वेस्ट्स वहाँ से निकलेंगे दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। आई होप आपने ये याद रख लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अगर आप पहली एग्जाम्पल देखोगे, वेस्ट शार्प्स सच एज नीडल्स, लैंसेट्स एंड सिरिंजेस, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है किसका, बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है। नीडल्स, लैंसेट, सिरिंजेस ये कब मतलब यूज़ होते हैं, जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम किसी डिजीज़ को ट्रीट करेंगे तो जो भी वहाँ पर क्या होगा, वेस्ट जनरेट होगा, दैट विल बी बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो चलिए आगे आगे देख लेते हैं। ह्यूमन टिश्यूज़ एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ह्यूमन टिश्यूज़ एंड बॉडी पार्ट्स, लेट अस सपोज किसी पेशेंट की सर्जरी हो गई, ठीक है। तो सर्जरी में हमने उसका कोई बॉडी पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, बॉडी पार्ट और टिश्यू रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है वो टिश्यू भी क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट होगा या पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल होगा, ठीक है। तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट्स में, ठीक है। इसके बाद बैंडेजेस,
ड्रेसिंग्स, ग्लोव्स एंड अदर मेडिकल सप्लाईज। ठीक है, तो ये सारी भी किस में आएंगी, बायोमेडिकल वेस्ट्स में। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स याद रखनी है कि बायोमेडिकल वेस्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, दोज थिंग्स विच वी यूज़ ईदर ड्यूरिंग डायग्नोसिस, या तो हम उसको कब यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के दौरान, या यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, या हम उसको यूज़ करते हैं कब, इम्यूनाइजेशन के दौरान। ठीक है, वैक्सीनेशन के दौरान। तो इन 3 चीज़ों या इन 3 प्रोसेसेस के दरमियान जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट्स। ठीक है, तो आई होप आपने बायोमेडिकल वेस्ट्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद रख ली होंगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं लेबॉर्ट्री सप्लाईज। ठीक है, चौथा एग्जांपल जो है इसका, दैट इज़ लेबॉर्ट्री सप्लाईज। ठीक है, जो भी चीज़ें लेबॉर्ट्री में सप्लाई होती है, जब हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है, आफ्टर यूज़ वो बन जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा जो मैं बता रहा हूँ समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं WHO क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट्स। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने बायोमेडिकल वेस्ट्स की एक क्लासिफिकेशन दी है, जिसमें उसने 8 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट्स हमें बताई है कि बायोमेडिकल वेस्ट्स की कितनी कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज। ठीक है, उनमें नंबर 1 है इन्फेक्शस वेस्ट्स। ठीक है, और नंबर 2 है शार्प्स, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये पहली 2 कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे जो है दैट इज पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल वेस्ट, मतलब ड्रग्स, मेडिसिन। ठीक है, जो भी इनका वेस्ट निकलता है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट। उसके बाद जीनोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, तो आगे है रेडियो एक्टिव वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड जनरल और अदर वेस्ट। ठीक है, जो मतलब ऊपर की कैटेगरीज में नहीं आते उनको हम रखते हैं जनरल और अदर वेस्ट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिसलिनियस वेस्ट्स भी, मिसलिनियस वेस्ट्स। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है कि WHO ने कितनी कैटेगरीज दी है वेस्ट्स की, 8 कैटेगरीज। ठीक है, 8 कैटेगरीज ऑफ वेस्ट्स अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी है। अगर इतना भी याद रखोगे कि अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट्स। ठीक है, तो ये भी चलेगा, ये भी काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिया नोटिफाइड इट्स न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन द ईयर 2016। तो इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने नोटिफाई किए अपने न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किस साल में, 2016 में। ठीक है, उनको हम बोलते ही हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए मतलब रूल्स बनाए रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया नोटिफाइड इट्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन विच ईयर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस साल में, 2016 में ये नोटिफाई हुई। ठीक है, इट वाज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री ने ये रूल्स नोटिफाई किए थे, न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016। किसने इशू किए थे या किसने नोटिफाई किए थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका क्या मतलब एक्रोनिम है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो इसने क्या किया है, हैज़ ऑल्सो डिजिग्नेटेड सेपरेट कलर कोडेड बिन्स, मतलब इसने कलर कोडेड बिन्स बनाई हैं। किसने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, टू डिस्पोज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट्स एज पर दियर नेचर। मैंने आपको अभी बताया कि जो बायोमेडिकल वेस्ट्स है उनका अलग अलग डिफरेंट नेचर है, कुछ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ मेडिकल वेस्ट्स हैं,
कुछ फार्मास्यूटिकल वेस्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई ड्रग हो गया, ठीक है, या अदर वेस्ट्स हैं। तो इन सब वेस्ट्स को हम क्या अलग अलग मतलब बिन्स में डालेंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ताकि उनका मैनेजमेंट या उनकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो दीज कलर कोडेड बिन्स जो है ये किसने इस्टेब्लिश किए थे पहली बार? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इसने कलर कोडेड बिन्स दिए थे जिसके हिसाब से हम मतलब बायोमेडिकल वेस्ट्स डिस्पोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग नेचर, मतलब उनका अलग अलग जो नेचर है अकॉर्डिंगली हम मतलब एक टाइप का जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम एक सेपरेट बिन में डालेंगे, अगर कोई दूसरे नेचर का है तो उसको सेपरेट बिन में डालेंगे, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस बिन में क्या डालना है? क्योंकि कलर कोडिंग हमें याद रखनी है कि किस वाले कलर कोडेड बिन में कौन सा हमें डालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे कि ऐसे कौन कौन से बिन्स हैं। तो पहला अगर आप देखोगे येलो बिन, ठीक है, येलो बिन में आपको डालना है एनाटॉमिकल एंड केमिकल वेस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो मैं बताऊंगा इस सेक्शन में ये आपको याद रखना है, मतलब जो येलो बिन है इसमें आप डालोगे एनाटॉमिकल एंड केमिकल वेस्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा है रेड बिन, रेड बिन में आप डालोगे कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। दूसरा है रेड बिन, उसमें आप डालोगे कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो हो गए दो। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं ब्लू बिन, ब्लू बिन में आप डालोगे ग्लासवेयर एंड मेटालिक इम्प्लांट्स, ठीक है। तो अगर कोई ग्लासवेयर होगा या मेटालिक इम्प्लांट होगा, कोई मेटालिक वेस्ट होगा, ठीक है, तो वो आप डालोगे ब्लू बिन में, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे आगे देख लेते हैं ब्लैक बिन, ठीक है। कौन सा है आगे? ब्लैक बिन, ब्लैक बिन में आप डालोगे हैजार्डस एंड अदर वेस्ट, ठीक है। क्या डालोगे? हैजार्डस एंड अदर वेस्ट किस में डालोगे आप? ब्लैक बिन में। उसके बाद लास्ट पे देख लेते हैं ग्रीन बिन, ग्रीन मतलब सिग्निफाइज, ग्रीन का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड होगा। तो ये आप ऐसे याद रखोगे, इसमें हम डालेंगे रिसाइकलेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। क्या डालोगे इसमें आप? रिसाइकलेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो ये है कलर कोडेड बिन की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके अकॉर्डिंग? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग उसने हमें 5 बिन्स बताए हैं जिनमें आपको अलग अलग टाइप के बायोमेडिकल वेस्टेज डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नज़र फिर से डाल लेते हैं कि कौन सा वेस्ट किस में डालना है। तो येलो बिन में आप डालोगे एनाटॉमिकल एंड केमिकल वेस्ट्स, रेड बिन में डालोगे कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट्स, ब्लू बिन में आप डालोगे ग्लासवेयर एंड मेटालिक इम्प्लांट्स, ब्लैक बिन में आप डालोगे हैजार्डस एंड अदर वेस्ट्स, और ग्रीन बिन में आप डालोगे रिसाइकलेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आपको CPCB के बारे में याद रखना है वो है इसकी फॉर्मेशन डेट, मतलब ये कब फॉर्म हुआ था, ठीक है, फॉर्मड। तो आप याद रखोगे 22 सितंबर 1974। कब? 22 सितंबर 1974 को CPCB इस्टेब्लिश हुआ था या फॉर्म हुआ था, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज फॉर्मड ऑन 22 सितंबर 1974, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट याद रखोगे कि इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर्स ऑफ CPCB आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इसके बारे में याद रख लिया वो क्या है? CPCB हेड क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये एक ऐसी बॉडी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ, जिसको किस मतलब लॉ के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इट मीन्स CPCB इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। किस लॉ के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो वो आप याद रखोगे, एस्टेब्लिश्ड अंडर वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर सीपीसीबी को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि सीपीसीबी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो किस एक्ट के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे। ठीक है, it means CPCB has been established under Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। ठीक है, तो ये लॉ जो ये एक्ट है ये CPCB को अपने पावर्स और फंक्शंस इंट्रस्ट करता है, लेकिन सिर्फ यही एक लॉ नहीं है जो CPCB को इंट्रस्ट करता है विद सर्टेन पावर्स। अलबत्ता एक और दूसरा लॉ भी है, एयर प्रिवेंशन and control of pollution एक्ट 1981। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये भी क्या करता है, इंट्रस्ट करता है सीपीसीबी को विथ सर्टेन फंक्शंस एंड पावर्स। ठीक है, तो मगर इस्टेब्लिश किस लॉ के अंडर हुआ था, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। लेकिन एक दूसरा एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, तो ये भी कुछ फंक्शंस और पावर्स देता है किसको, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपने इनको अपने नोट्स पे मेंशन किया होगा और बहुत अच्छे से मेंशन किया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे आगे हम देख लेते हैं कि इससे आगे हमें क्या देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंश्योर 3R प्रिंसिपल। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है हेल्थ, क्या पढ़ा था हमने अभी तक, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो ये 3 टर्म्स हमने अभी तक सीख लिए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसका एक जो क्रक्स है, ठीक है, अगर आप क्रक्स उसका मानोगे, मतलब सैनिटेशन का एक क्रक्स मानोगे आप, वो है दिस 3R प्रिंसिपल। ठीक है, आप कैसे मतलब वेस्ट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, उसके लिए ये 3R प्रिंसिपल बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपको इन ऑर्डर याद रखना है कि 3R का मतलब क्या होता है। एक होता है रिड्यूस, मतलब आपको जिन चीज़ों से वेस्ट जनरेट होता है, मतलब किसी से प्लास्टिक जनरेट होता है, किसी चीज़ से कुछ और वेस्ट जनरेट होता है, तो पहला जो काम आप कर सकते हो वह है कि आप उसका क्या यूज़ रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस। उसके बाद रीयूज़, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप दोबारा यूज़ में ला सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अपनाओगे रीयूज़ का प्रिंसिपल। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो तीसरा है रिसाइकल। ठीक है, तो फिर आप उसको रिसाइकल कर सकते हो एक नई फॉर्म में, मतलब उसको तब्दील कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 3R इन ऑर्डर याद रखना है। क्या है 3R का मतलब, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। ठीक है, तो पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था JKSSB सुपरवाइज़र का, किसका, JKSSB सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 3R का हमें बताइए कि क्या मतलब है इन ऑर्डर। मतलब इन ऑर्डर वहाँ पर पहले दिया गया था रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। ठीक है, इनको मतलब अलग अलग ऑर्डर में लिखा गया था, लेकिन आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था कि कैसे इनको लिखना है। ठीक है, तो इनका है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये चीज़ आप याद रखोगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, कौन सा, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन, ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर डिजीज़ से कल से। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वी विल स्टार्ट विद डिजीज़, लेकिन पहले हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए बताइए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। रेस्ट, स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस आर पार्ट ऑफ। चलिए बताइए ये किसके पार्ट हैं। चलिए बताइए, आप पहले अपना आंसर सोचिए दिमाग में, फिर मेरे आंसर के साथ उसको टैली कर दीजिए, ठीक है। बताइए ये किसके पार्ट है। सोशल हाइजीन के, पर्सनल हाइजीन के, वॉश इनिशिएटिव ऑफ WHO, या फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है दैट इज सैनिटेशन। बताइए किसका पार्ट है ये। तो जैसा कि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो ये दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनल हाइजीन में। मतलब जो इंसान खुद या पर्सन एक खुद के लिए करता है, खुद के लिए जो चीज़ें करता है, प्रैक्टिसेस करता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में, उनको हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो आई होप सबका आंसर क्लियर आया होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, द रिकमेंडेड हैंड वॉश टाइम अकॉर्डिंग टू WHO इज। द रिकमेंडेड हैंड वॉश टाइम अकॉर्डिंग टू WHO इज। बताइए WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से रिकमेंडेड हैंड वॉश टाइम कितना है, मतलब आपको कितनी देर तक सोप से अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए, 30 सेकंड्स, 35 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 15 सेकंड्स। बताइए इसका आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 20 सेकंड्स, ठीक है। WHO का जो रिकमेंडेड टाइम है हैंड वॉश का, तो उसका आंसर है 20 सेकंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। बताइए वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का थीम क्या था। हेल्थ फॉर ऑल, माई हेल्थ माई राइट, हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट, वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19। चलिए बताइए क्या थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस सवाल का दैट इज़ माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। दिस वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024। कब सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। 7 अप्रैल को हर साल क्या ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या बोलता है। हैंड सैनिटाइजर्स कैन बी अल्कोहल बेस्ड एंड अल्कोहल फ्री आल्सो। चलिए बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर आप मेरा हाइजीन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको याद करोगे, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हैंड सैनिटाइजर्स क्या हो सकते हैं, या अल्कोहल बेस्ड हो सकते हैं या अल्कोहल फ्री भी हो सकते हैं। जो अल्कोहल फ्री होते हैं उनमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। मिनरल एसिड्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि वीक होते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड्स इनमें हम यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स आर फ्लेमेबल। दूसरा स्टेटमेंट जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं दे आर फ्लेमेबल, मतलब दे कैच फायर। क्या कैच करते हैं वो, फायर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है दैट इज वी शुड वाइप ऑफ द सैनिटाइजर बिफोर इट हैज़ ड्राइड। मतलब हमें अपने हाथों से सैनिटाइजर को उठाना चाहिए, वाइप ऑफ करना चाहिए बिफोर इट हैज़ ड्राइड। क्या मैंने ऐसे बताया था, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब हैंड सैनिटाइजर को वाइप तब करना है जब वो अच्छी तरीके से ड्राई हुआ होगा, वरना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें बता रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ये जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट, ठीक है। थर्ड वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। बताइए इन केमिकल सब्सटेंसेस में कौन सा ऐसा है जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, हैंड सैनिटाइजर का, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर्स। तो मैंने आपको बताया था कि हैंड सैनिटाइजर्स
अल्कोहल बेस्ड होते हैं और अल्कोहल फ्री भी होते हैं लेकिन अल्कोहल बेस्ड भी होते हैं। मैंने आपको फिर बताया था उसमें कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, आइसोप्रोपेनॉल होता है, ठीक है, या एन प्रोपेनॉल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सिर्फ दिया गया है इथेनॉल, बेंजीन यूज़ नहीं करते, प्रोपेन यूज़ नहीं करते, ब्यूटेन यूज़ नहीं करते। ये सीएनजी में हम यूज़ करते हैं, ये दो, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। बेंजीन तो किसी में भी, इन दो में से किसी में भी यूज़ हम नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं किस में, हैंड सैनिटाइजर्स में, ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ें याद रख ली होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे, व्हेन इज़ वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, बताइए वर्ल्ड टॉयलेट डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं एनुअली, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट डे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 10 दिसंबर को नहीं, 10 दिसंबर को क्या होता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे या ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। 19 नवंबर बिल्कुल सही है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 19 नवंबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड टॉयलेट डे। 15 सितंबर नहीं है, 25 जनवरी भी नहीं है, ठीक है। 25 जनवरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है विच इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा है, कौन सा SDG ऐसा है विच इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चलिए बताइए आंसर। SDG 5 की बात मैंने की थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। SDG 4 की बात हमने की थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। SDG 7 की बात की थी हमने, नहीं। SDG 13 की बात की थी हमने, नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। तो फिर सर क्या है, तो अगर आप याद करोगे मैंने आपको बताया था क्या, SDG 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड है वो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, मतलब आपको मतलब इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में कि आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि आपको ये याद होना चाहिए, पहले ही आपने गेस लगाया होगा, अगर आपको याद होगा तो SDG 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये आपने मेंशन किया होगा अपने नोट्स में। Which article of UDHR recognizes right to health as a universal fundamental right of every human being, बताइए कौन सा आर्टिकल है UDHR का, ठीक है, जो कि क्या करता है, राइट टू हेल्थ को रिकॉग्नाइज करता है एज ए फंडामेंटल राइट, बताइए। आर्टिकल 23 मैंने नहीं बताया था, आर्टिकल 21 नहीं बिल्कुल भी नहीं, आर्टिकल 25, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आर्टिकल 25 ऑफ UDHR recognizes health as a fundamental right worldwide, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब आपके आंसर्स मेरे आंसर से टैली कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, मतलब जो SBM अर्बन है, SBM अर्बन फेज 2, उसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कब से कब तक वो चलेगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कल वाले लेक्चर में, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ठीक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2021 to 2026, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या, SBM ग्रामीण, ठीक है, जो उसका फेज सेकंड है 2.0, उसकी जो डेडलाइन है दैट इज 2020 to 2025, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रट के होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर आगे क्या बताता है वो हम आगे देख लेंगे। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। फर्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ा, इट प्रोवाइड्स मेडिकल असिस्टेंस इन डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज वर्ल्ड वाइड एंड इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय एपिडेमिक्स एंड वार्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1971 एट पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो अगर आपने मतलब मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा हुआ है तो आपके दिमाग में आया होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो आपको बताना है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिलेटेड, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिलेटेड जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बताइए। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये NGO है। क्या है? NGO। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स मेडिकल असिस्टेंस इन डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज वर्ल्ड वाइड एंड इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय एपिडेमिक्स एंड वॉर्स। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1971 एट पेरिस फ्रांस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर फाउंड हुई थी, पेरिस फ्रांस में, और इसके जो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं दे आर लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। विच स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो कौन से हैं? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिलेटेड जो भी ये तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दे आर ऑल करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, किसी भी एंगल से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द टाइप ऑफ टॉयलेट विच इज शेयर्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स इन ए सिंगल बिल्डिंग इज कॉल्ड। मतलब अगर कोई बिल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, इसमें बहुत सारे हाउस होल्ड्स है, बहुत सारे हाउस होल्ड्स है उसमें, और इसमें एक टॉयलेट भी अटैच्ड है। ठीक है, तो ऐसे टॉयलेट को हम क्या कहेंगे, जो कि क्या होता है, शेयर होता है बिटवीन डिफरेंट हाउस होल्ड्स। ठीक है, इन ए सिंगल बिल्डिंग। तो ऐसे टॉयलेट को हम बोलते हैं शेयर टॉयलेट। क्या बोलते हैं? शेयर टॉयलेट। ए टॉयलेट विच इज शेयर्ड बिटवीन ग्रुप्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन ए सिंगल बिल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा जो होता है वो होता है कम्युनिटी टॉयलेट। कम्युनिटी टॉयलेट होता है अगर कोई मोहल्ला है, ठीक है, कोई मोहल्ला है, यहाँ पर बहुत सारे घर अलग अलग है, ठीक है, और यहाँ पर कोई टॉयलेट बनाया गया है। ठीक है, तो सब घराने के लोग इसमें जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी टॉयलेट। ठीक है, इसके अलावा है पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट यूजुअली होता है मार्केट प्लेसेस में। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट ये यूजुअली होता है मार्केट प्लेसेस में, जिसको कोई भी मतलब यूज़ कर सकता है, कहीं से भी आया हो। और कम्युनिटी टॉयलेट को सिर्फ उस मोहल्ले के लोग ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मार्केट में होगा इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये है इन तीन टॉयलेट्स में डिस्टिंक्शन, कम्युनिटी टॉयलेट, शेयर टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट। और यूनिवर्सल टॉयलेट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है इसमें एक ऑप्शन को मैच करने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यूनिवर्सल टॉयलेट क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम हाउस होल्ड्स इज कॉल्ड। चलिए बताइए, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट वाटर जो कि कहाँ से रिलीज होता है, हाउस होल्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बताइए। वेस्ट वाटर दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाउस होल्ड्स इज नोन एज सीवेज। मैंने आपको कल बताया, क्या बोलते हैं इसको, सीवेज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीवेज। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो MCQ सेशन है ख़त्म होता है। ठीक है, तो हमने तीन टर्म्स को अच्छे से डिटेल में अभी तक देख लिया है। एक है हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन। ठीक है, ये तीन टर्म्स हमने इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हमने कवर कर लिए है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डिजीज़ का। ठीक है, जो इस मतलब टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन है दैट विल बी डिजीज़। ठीक है, उस पर भी 3 से 4 लेक्चर्स लग जाएंगे, तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, हम इसको अच्छे से डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक मैं अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।